उसकी आखिरी सीन को तुम बार बार क्यों देखते हो? क्या तुम्हें लगता है कि उस सीन के पीछे कोई जवाब छिपा है? क्या तुम्हें लगता है कि वो सीन ही तुम्हें उसकी असली फीलिंग्स दिखाएगा? सच ये है कि ये आदत तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे गहरी मानसिक उलझन को खोलती है। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदों का रिफ्लेक्शन है। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि दिमाग आखिर क्यों बार बार उसी आखिरी सीन को रिप्ले करता है और कैसे ये तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ता है। अगर तुम भी इसी लूप में फंसे हो, अगर तुम भी उसके सीन पर अटके रहते हो और समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम को समझकर तुम्हें डायरेक्ट जवाब दूं। अब शुरू करते हैं इंट्रो। ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर उस इंसान की कहानी है जिसने किसी को दिल से चाहा हो और फिर अचानक एक डिस्टेंस या साइलेंस का सामना किया हो। व्हाट्सएप की एक सिंपल सी ग्रीन टिक और एक आखिरी सीन स्टेटस तुम्हारे दिमाग में एक भूचाल खड़ा कर देता है, क्योंकि इंसान का दिमाग नेचुरली क्लोजर चाहता है। जब तक उसे क्लियर आंसर नहीं मिलता, वो उसी जगह अटक कर बार बार उसी चीज को देखता है। इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल फिक्सेशन। तुम सोचते हो कि शायद वो अभी भी तुम्हें नोटिस कर रहा होगा, शायद वो जानबूझकर रिप्लाई नहीं कर रहा होगा, या शायद वो तुम्हें टेस्ट कर रहा होगा। और इसी शायद में तुम खुद को खा जाते हो। जब तुम उसकी आखिरी सीन को बार बार देखते हो, तो ये कोई नॉर्मल हैबिट नहीं होती, ये तुम्हारे दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। इंसान का दिमाग अनसर्टेनिटी को सबसे बड़ा खतरा मानता है। जब कोई रिप्लाई नहीं करता और बस सीन पर छोड़ देता है, तो तुम्हारा दिमाग उस गैप को भरने के लिए बार बार उसी सीन की तरफ खींचता है, ताकि उसे कोई हिडन मीनिंग मिल जाए। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, या शायद बिजी है, या शायद अब फीलिंग्स बदल गई हैं, और इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें सिर्फ उसी सीन में दिखाई देता है। इसीलिए तुम्हारी आंखें बार बार वहां जाती हैं। ये प्रोसेस साइकोलॉजी में कहलाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस ऑफ अटेंशन। मतलब जब किसी चीज का एंड क्लियर ना हो, तो दिमाग बार बार उसी पॉइंट को पकड़कर मीनिंग निकालने की कोशिश करता है। और यही रीजन है कि सीन तुम्हारे लिए एक इमोशनल हुक बन जाता है। लेकिन यहाँ पर असली दर्द ये है कि तुम्हारा दिमाग लॉजिकल आंसर नहीं ढूंढ रहा, वो सिर्फ होप ढूंढ रहा है। वो चाह रहा है कि उस सीन में तुम्हें कोई ऐसा साइन मिल जाए जो तुम्हें यकीन दिलाए कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। इसीलिए तुम नोटिस करते हो कि जितना ज्यादा तुम उस सीन को देखते हो, उतना ज्यादा तुम खुद को खोते हो। तुम्हारे अंदर एंजाइटी बढ़ती है, तुम्हारे अंदर सेल्फ वर्थ कम होती है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पूरा कंट्रोल उसी इंसान के हाथ में है जिसने तुम्हें सीन पर छोड़ा। यही वजह है कि साइकोलॉजी में कहा जाता है साइलेंस इज लाउडर देन वर्ड्स, क्योंकि साइलेंस तुम्हारे दिमाग को खुद से लड़ने पर मजबूर कर देता है, और यही तुम्हें बार बार उसी आखिरी सीन तक खींच कर ले जाता है। जब तुम उसकी आखिरी सीन को बार बार देखते हो, तो असल में तुम कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस का काम होता है। सबकॉन्शियस माइंड हर वो चीज पकड़कर बैठ जाता है जिसने तुम्हें इमोशनल हाई या इमोशनल लो दिया हो। और जब बात उस इंसान की आती है जिससे तुम इमोशनली जुड़ चुके हो, तो उसका हर छोटा एक्शन तुम्हारे सबकॉन्शियस में परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाता है। सीन एक छोटा एक्शन है, लेकिन इसका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि ये तुम्हें रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के बीच अधर में छोड़ देता है। यही कारण है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस बार बार उसी सीन को ट्रिगर करता है। वो चाहता है कि तुम्हें क्लोजर मिले, लेकिन क्लोजर न मिलने पर वो तुम्हें बार बार वहीं खींच ले जाता है। इसका असर तुम्हारे इमोशंस पर सीधा पड़ता है। तुम नोटिस करोगे कि तुम रेस्टलेस हो जाते हो, तुम्हारे अंदर गिल्ट आता है, तुम्हें लगता है कि शायद तुमने कुछ गलती की होगी, शायद तुम्हारी कोई बात उसे बुरी लगी होगी, शायद तुम उतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे जितने पहले थे। और ये सारे सवाल तुम्हें खुद से नफरत करवाने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है सेल्फ डाउट का खेल। हर बार जब तुम सीन देखते हो, तुम खुद से कंपेयर करते हो कि पहले वो कैसे रिप्लाई करता था, अब कैसे कर रहा है, पहले वो कितनी जल्दी जवाब देता था, अब क्यों डिले कर रहा है। और ये कंपैरिजन तुम्हें और ज्यादा चोट पहुंचाता है। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी आदत यही है कि वो इनकम्प्लीट पैटर्न्स को पूरा करना चाहता है। जब कोई पैटर्न अधूरा रह जाए, तो दिमाग उसे छोड़ नहीं पाता। और सीन एक अधूरा पैटर्न है। तुमने मैसेज भेजा, पैटर्न शुरू हुआ, लेकिन रिप्लाई नहीं आया, पैटर्न अधूरा रह गया। अब तुम्हारा सबकॉन्शियस हर बार उस सीन को देखकर उस गैप को भरने की कोशिश करता है। इसी वजह से तुम बार बार वहां जाते हो, जबकि तुम्हें पता है कि वहां कुछ नया नहीं मिलेगा। उसकी आखिरी सीन को बार बार देखना सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये धीरे धीरे तुम्हारी मेंटल हेल्थ को खा जाता है। सबसे पहले ये तुम्हें एंग्जाइटी देता है। तुम हर कुछ मिनट में फोन चेक करते हो, तुम रेस्टलेस हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि शायद अब तक रिप्लाई आ गया होगा। और जब तुम्हें कुछ नया नहीं दिखता, तो तुम्हारा दिल और तेज धड़कने लगता है। यही एंग्जाइटी है। इसके बाद आता है ओवरथिंकिंग। तुम सोचना शुरू करते हो, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्या उसने जानबूझकर इग्नोर किया,
क्या उसके पास कोई और है क्या? वो अब तुम्हें पहले जैसा फील नहीं करता। हर सवाल के पीछे एक नया सवाल पैदा होता है और तुम्हारा दिमाग थक कर भी रुकता नहीं। ये साइकिल तुम्हें रातों की नींद भी छीन लेती है। इंसोम्निया पैदा होता है। तुम लेट नाइट फोन हाथ में लेकर बैठ जाते हो, बार बार स्क्रीन ऑन करके देखते हो आखिरी सीन और सोचते रहते हो कि शायद कोई मिरेकल हो जाए, और इसी इंतजार में पूरी रात निकल जाती है। ये हैबिट तुम्हें इमोशनली ड्रेन कर देती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पूरा कंट्रोल उसी इंसान के हाथ में है। तुम्हारा मूड उसके सीन पर डिपेंड करने लगता है। अगर वो ऑनलाइन आता है तो तुम्हें थोड़ी उम्मीद मिलती है, अगर नहीं आता तो तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ वर्थ टूटने लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देता। लेकिन असली खतरा यहाँ है, ये पैटर्न सिर्फ तुम्हारे रिश्ते को नहीं मारता, ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी खत्म कर देता है। तुम किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते। तुम्हारा माइंड बार बार उसी सीन की तरफ जाता है। तुम किताब पढ़ो या काम करो, अचानक दिमाग कहता है चलो चेक करो, शायद अब तक रिप्लाई आ गया हो, और यही तुम्हारी एनर्जी को खा जाता है। यानी एक छोटी सी आदत धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगती है और तुम खुद से डिस्कनेक्ट होने लगते हो। जब कोई तुम्हें सीन पर छोड़ देता है तो असल में वो तुम्हें शब्दों से नहीं पर साइलेंस से जवाब देता है, और दिमाग साइलेंस को समझ नहीं पाता, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी बेसिक जरूरत है सर्टेनिटी। हमें क्लैरिटी चाहिए, हाँ या ना चाहिए, लेकिन साइलेंस हमें अधर में छोड़ देता है। यही अधर तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ता है। साइकोलॉजी कहती है कि रिजेक्शन का दर्द, फिजिकल पेन जितना तीव्र होता है, जब तुम्हें कोई डायरेक्टली रिजेक्ट करता है तो दिमाग उस शॉक को प्रोसेस कर लेता है, लेकिन जब कोई रिप्लाई ही नहीं देता और बस सीन पर छोड़ देता है तो दिमाग उस पेन को खत्म नहीं कर पाता। वो खुला वुंड बनकर अंदर ही अंदर जलता रहता है। यही वजह है कि तुम बार बार उस सीन को देखते हो। तुम उम्मीद करते हो कि शायद इस बार कुछ बदल जाए, शायद इस बार वो रिप्लाई दे दे, लेकिन हर बार वही साइलेंस तुम्हें और गहरा काट देता है। इस साइलेंस का इम्पैक्ट तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी पर पड़ता है। तुम सोचने लगते हो कि शायद तुम इंटरेस्टिंग नहीं हो, शायद तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रही, शायद तुमने कुछ गलती की है, और यही सेल्फ डाउट तुम्हें और वल्नरेबल बना देता है। ये साइकिल डेंजरस इसीलिए है क्योंकि जितना तुम साइलेंस को समझने की कोशिश करते हो उतना तुम और फंसते जाते हो। साइलेंस तुम्हारे लिए एक पजल बन जाता है और तुम्हारा दिमाग उस पजल को सॉल्व करने में दिन रात उलझा रहता है। असल बात यह है कि इंसान को क्लोजर चाहिए। बिना क्लोजर इंसान का दिमाग पीस में नहीं रह सकता, और सीन एक ऐसा अधूरा क्लोजर है जिसे तुम छोड़ नहीं पाते। जब तुम उसकी आखिरी सीन को बार बार देखते हो तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे किसी एडिक्शन का ट्रिगर। हर बार जब तुम चेक करते हो और कुछ नया नहीं मिलता तो तुम्हारे दिमाग में डिसअपॉइंटमेंट आता है, लेकिन साथ ही एक छोटी सी उम्मीद भी बची रहती है कि अगली बार शायद कुछ नया मिल जाए। यही उम्मीद डोपामाइन साइकिल को एक्टिवेट कर देती है। दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम पर चलता है। जब कभी वो रिप्लाई करता था या तुम्हें अटेंशन देता था तब तुम्हें डोपामाइन मिलता था। अब जब वो सीन पर छोड़ देता है तो तुम्हारा दिमाग उसी डोपामाइन हिट की तलाश में बार बार चेक करता है। इसको कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। मतलब कभी रिवॉर्ड मिलता था, कभी नहीं। अब दिमाग उसी अनिश्चित रिवॉर्ड के पीछे भागता है। ये पैटर्न सबसे बड़ी एडिक्शन का रूट है। गैम्बलिंग से लेकर सोशल मीडिया तक सब इसी प्रिंसिपल पर चलता है, और सीन भी तुम्हें इसी पैटर्न में फंसा देता है। तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दिमाग खुद को ट्रिक कर रहा है। तुम हर बार सोचते हो कि बस आखिरी बार चेक करूंगा, लेकिन अगले ही मिनट फिर वही अर्ज उठती है और तुम फोन उठा लेते हो। यही कंपल्सिव लूप है। ये एडिक्शन तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करता है, तुम्हें एंग्शियस बनाता है और तुम्हें उस इंसान पर और डिपेंडेंट कर देता है जिसने शायद तुम्हें वैल्यू देना बंद कर दिया है। लेकिन तुम्हारा दिमाग फिर भी उसी अटेंशन के पीछे भागता है। असल में तुम उसके सीन को नहीं देख रहे, तुम उस डोपामाइन की तलाश में हो जो कभी उसकी प्रेजेंस से मिलता था। यही कारण है कि ये लूप इतना पावरफुल बन जाता है कि तुम चाहकर भी इससे निकल नहीं पाते। जब तुम उसकी आखिरी सीन को बार बार देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे इमोशंस का कंट्रोल तुम्हारे हाथ से निकलकर उसके हाथ में चला जाता है। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा मूड अब तुम्हारे डिसीजन से नहीं बल्कि उसके एक्शन से बदलता है। अगर वो ऑनलाइन आता है तो तुम्हें थोड़ी राहत मिलती है, अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है। ये स्टेट सबसे डेंजरस होती है क्योंकि ये तुम्हें इमोशनल स्लेवरी में डाल देती है। तुम सोचते हो कि तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन सच ये है कि तुम खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तुम्हारे इमोशंस अब डिपेंडेंट हो गए हैं किसी और के बिहेवियर पर। ये डिपेंडेंसी तुम्हारी सेल्फ इमेज को तोड़ देती है। तुम खुद को वीक फील करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं बची। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ उतनी है जितनी वो तुम्हें देखता या रिप्लाई करता है, और ये थॉट धीरे धीरे तुम्हारे कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है।
जब तुम पावरलेस फील करते हो तो तुम्हारे डिसीजंस भी वीक हो जाते हैं। तुम उसके हर छोटे एक्शन को ओवर एनालाइज करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम किसी इनविजिबल केज में फंसे हो जहां से बाहर निकलने की चाबी उसी के पास है, लेकिन वो चाबी कभी देता ही नहीं। ये हेल्पलेसनेस तुम्हें अंदर से हॉलो बना देती है और तुम्हारी आइडेंटिटी उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगती है जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। यही साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक ट्रैप है, क्योंकि जब तुम अपने इमोशंस का पावर खो देते हो तो धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी का भी पावर खोने लगते हो। जब तुम उसकी आखिरी सीन को बार बार देखते हो तो असल में तुम कनेक्शन की तलाश कर रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि वो ऑनलाइन है, उसने तुम्हारा मैसेज देखा है, तो शायद वो तुम्हें अब भी नोटिस करता है। लेकिन जब रिप्लाई नहीं आता तो तुम्हारे अंदर एक खालीपन और भी बड़ा हो जाता है। ये खालीपन लोनलीनेस को जन्म देता है। तुम भीड़ में रहकर भी अकेले महसूस करने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सिर्फ उसी इंसान पर सेंटर्ड हो जाता है। बाकी सारे रिश्ते और कनेक्शंस तुम्हें फीके लगने लगते हैं। लोनलीनेस डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये तुम्हें अपनी वर्थ पर डाउट करवाती है। तुम सोचते हो कि अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो शायद तुम्हें कोई और भी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। यही थॉट तुम्हारे अंदर एक गहरी इमोशनल एम्प्टीनेस पैदा करती है। एम्प्टीनेस ऐसा वैक्यूम है जिसे कोई भी चीज फिल नहीं कर पाती। तुम दोस्तों से बात करते हो लेकिन तुम्हें अधूरा लगता है। तुम फैमिली के साथ होते हो लेकिन तुम्हारा माइंड बार बार उसी फोन स्क्रीन पर चला जाता है, और इस तरह तुम्हारा अंदर से टूटना और तेज हो जाता है। ये हैबिट तुम्हें एडिक्टेड लोनलीनेस में धकेल देती है, यानी तुम अकेले भी उसी इंसान के बारे में सोचते हो, और जब वो ऑनलाइन होता है तब भी तुम्हें अकेलापन फील होता है, क्योंकि तुम्हें वो अटेंशन नहीं मिलता जिसकी तुम्हें क्रेविंग है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं सीन सबसे जहरीला साइलेंस है। ये तुम्हें ऐसे अकेलेपन में डालता है जहां कोई और तुम्हें समझ भी नहीं पाता और तुम खुद से दूर होते जाते हो। जब तुम उसकी आखिरी सीन को बार बार देखते हो तो तुम सिर्फ उसे नहीं देख रहे होते, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी धीरे धीरे गिरा रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रांग हो, पर सच ये है कि हर बार चेक करना तुम्हें अंदर से कमजोर बना देता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है खुद की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना, लेकिन जब तुम्हारा दिमाग बार बार उसी इंसान के सीन पर अटकता है जिसने तुम्हें रिप्लाई नहीं दिया, तो इनडायरेक्टली तुम अपनी वैल्यू उसी के हाथों में दे देते हो। तुम खुद से ये कह रहे होते हो कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस सिर्फ उसकी नजरों से तय होगी। यही पॉइंट तुम्हारी डिग्निटी को तोड़ता है। डिग्निटी तब खत्म होती है जब इंसान खुद को ऐसे इंसान के लिए बेचैन दिखाए जिसने उसे इग्नोर करना चुन लिया है। तुम जितना ज्यादा सीन पर डिपेंड करते हो उतना ही ज्यादा तुम्हारी रिस्पेक्ट उसके सामने गिरती है। भले ही तुम ये जाहिर ना करो, लेकिन अंदर से तुम जानते हो कि तुम खुद को डिग्रेड कर रहे हो। ये हैबिट तुम्हारे अंदर गिल्ट भी पैदा करती है। हर बार जब तुम फोन चेक करते हो और खुद को पकड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो रहे हो। ये गिल्ट तुम्हारी डिग्निटी को और भी कम कर देता है। असल में सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी खोने का मतलब है कि तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल खो रहे हो। जब तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते तो दुनिया भी तुम्हें रिस्पेक्ट देना बंद कर देती है, और तुम्हारा वही ऑब्सेशन तुम्हें दूसरों की नजरों में और छोटा बना देता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि सीन पर अटकना सिर्फ दूसरे के साइलेंस को पावर देना नहीं है, ये अपनी खुद की डिग्निटी को मारना है। जब तुम उसकी आखिरी सीन को बार बार देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा इमोशनल बैलेंस खत्म हो जाता है। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे अंदर डिसीजंस लेने की कैपेसिटी कम हो रही है, क्योंकि तुम्हारी इमोशंस अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो पूरी तरह उसके साइलेंस के कंट्रोल में है। ये स्टेज सबसे खतरनाक होती है क्योंकि यही तुम्हें इमोशनल डिपेंडेंस की तरफ धकेलती है। तुम्हें लगता है कि अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो तुम्हारा दिन खराब हो जाएगा, अगर उसने अटेंशन नहीं दिया तो तुम्हारी खुशी खत्म हो जाएगी, और अगर उसने तुम्हें नोटिस नहीं किया तो तुम पूरी तरह टूट जाओगे। इमोशनल डिपेंडेंस का मतलब है कि तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ अब तुम्हारे पास नहीं रही। तुम खुश तब हो जब वो खुश है, तुम दुखी तब हो जब वो इग्नोर करता है। तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारी एनर्जी अब उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड करने लगती है। ये डिपेंडेंस तुम्हें कमजोर से कमजोर बनाती है क्योंकि तुम खुद को हील नहीं कर पाते। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सिर्फ वही इंसान पूरा कर सकता है, जबकि सच ये है कि जितना तुम डिपेंडेंट होते जाते हो उतना ही वो इंसान तुमसे दूर होता जाता है, क्योंकि डिपेंडेंसी हमेशा दूसरे को सफोकेट करती है। तुम्हारा इनर स्ट्रेंथ तब खाया जाता है जब तुम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं बची, सब कुछ सिर्फ उसी इंसान पर टिका है, और ये सोच तुम्हें पूरी तरह हॉलो बना देती है। असल में आखिरी सीन को बार बार देखना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये तुम्हारे अंदर छुपी वीकनेस का मिरर है। ये दिखाता है कि तुमने अपनी इमोशनल पावर सरेंडर कर दी है और अब तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब तुम उसकी आखिरी सीन पर अटक जाते हो और बार बार उसी लूप में जीते हो तो ये सिर्फ प्रेजेंट को नहीं मारता, ये तुम्हारे फ्यूचर रिलेशनशिप्स की नींव भी कमजोर कर देता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे ट्रस्ट खोने लगता है। हर बार जब कोई नया इंसान तुम्हारी लाइफ में आता है तो तुम्हारे सबकॉन्शियस में वही पुराना सीन चलने लगता है।
तुम सोचते हो कि शायद ये भी मुझे इग्नोर करेगा, शायद ये भी मुझे सीन पर छोड़ देगा, और शायद ये भी मुझे सिर्फ यूज करके चला जाएगा। ये डर तुम्हें खुलकर कनेक्ट नहीं करने देता। तुम नोटिस करोगे कि तुम ओवरली कॉशियस हो जाते हो। किसी के छोटे से डिले में भी तुम्हें वही पुरानी चोट याद आ जाती है। तुम्हें लगता है हिस्ट्री दोहराई जाएगी, और यही इनसिक्योरिटी तुम्हारे नए रिश्ते को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। ट्रस्ट टूटना डेंजरस इसलिए है क्योंकि इंसान रिश्तों का निर्माण ट्रस्ट पर ही करता है। जब तुम्हें भरोसा नहीं रहता तो तुम हर चीज को डाउट की नजर से देखने लगते हो, और यही डाउट तुम्हें नए रिश्तों में भी टॉक्सिक बना देता है। फ्यूचर रिलेशनशिप्स तभी सरवाइव करते हैं जब इंसान इमोशनली अवेलेबल हो, लेकिन सीन ऑब्सेशन तुम्हें इमोशनली अनअवेलेबल बना देता है, क्योंकि तुम्हारा आधा दिमाग अब भी उस पुराने लूप में अटका होता है। तुम फिजिकली नए इंसान के साथ होते हो, लेकिन मेंटली अब भी उसी पुराने सीन पर यह हैबिट तुम्हें बिटर भी बना देती है। तुम्हें लगता है कि सब लोग एक जैसे हैं, कोई किसी का सच्चा नहीं है, और यही बिलीफ तुम्हें हेल्थी रिलेशनशिप बनाने से रोक देता है। आखिर में तुम खुद ही दूसरों को दूर करने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहता है कि इग्नोर होना और सीन पर छोड़ा जाना तुम्हारी परमानेंट रियलिटी है। जब तुम उसकी आखिरी सीन को बार बार देखते हो तो असल में तुम सिर्फ एक नोटिफिकेशन या एक मैसेज का इंतजार नहीं कर रहे होते। तुम अपने सबसे बड़े डर से लड़ रहे होते हो, और वो है छोड़ दिए जाने का डर, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। बचपन से ही इंसान के अंदर डेवलप होता है। जब हमें लगता है कि कोई हमारा अपना हमें छोड़ सकता है, या फिर हमें जरूरत पड़ने पर कोई साथ नहीं देगा, तो ये डर हमारे अंदर परमानेंट सीट ले लेता है और हर रिश्ते में ट्रिगर होता है। जब कोई तुम्हें सीन पर छोड़ देता है तो तुम्हारा दिमाग इसे नॉर्मल साइलेंस नहीं मानता। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुरंत सिग्नल भेजता है कि ये इंसान तुम्हें छोड़ रहा है, तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है, और तुम अकेले हो जाओगे। यही थॉट तुम्हें बार बार फोन चेक करवाती है। ये डर इतना गहरा होता है कि तुम खुद को कन्विंस करने लगते हो कि शायद उसने जानबूझकर रिप्लाई नहीं किया, लेकिन वो अब भी तुम्हें केयर करता है। तुम हर छोटी चीज में पॉजिटिव साइन ढूंढते हो ताकि अबैंडनमेंट का डर थोड़ा कम हो सके। लेकिन आयरनी ये है कि जितना तुम उस सीन को पकड़ते हो, उतना ही अबैंडनमेंट का डर बढ़ता है, क्योंकि हर बार साइलेंस रिपीट होता है और तुम्हारे सबकॉन्शियस को लगता है कि तुम वाकई अकेले हो रहे हो। फियर ऑफ अबैंडनमेंट तुम्हें क्लिंगी बना देता है। तुम उस इंसान की हर एक्टिविटी पर ओवर फोकस करने लगते हो। ऑनलाइन आया या नहीं, लास्ट सीन कब था, डीपी बदली या नहीं, और यही ऑब्सेशन तुम्हारी डिग्निटी को मारता है। असल में तुम्हारी फाइट उस इंसान से नहीं है, तुम्हारी फाइट तुम्हारे अंदर बैठे उस डर से है जो बार बार तुम्हें कहता है कि तुम अकेले रह जाओगे और कोई तुम्हें पूरी तरह अपना नहीं बनाएगा। जब तुम उसकी आखिरी सीन पर अटक जाते हो और अबैंडनमेंट का डर तुम्हें घेर लेता है, तो तुम खुद अपनी जिंदगी में सेल्फ सैबोटाज शुरू कर देते हो। सेल्फ सैबोटेज मतलब वो काम करना जो तुम्हारे ही खिलाफ जाता है। तुम्हें लगता है कि बार बार चेक करने से तुम्हें कंफर्ट मिलेगा, लेकिन हर बार चेक करना तुम्हें और ज्यादा छोड़ देता है। फिर भी तुम रुकते नहीं हो। ये कंपल्सिव बिहेवियर तुम्हारी एनर्जी और टाइम दोनों खा जाता है। तुम अपने कामों को टालते हो, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, गोल्स को इग्नोर करते हो और हर चीज को पोस्टपोन कर देते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर समय उसी एक इंसान पर सेंटर्ड रहता है। यही सेल्फ सैबोटाज है, क्योंकि तुम खुद अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो। कई बार तुम खुद को प्रूव करने के लिए ऐसे एक्शंस भी करते हो जो तुम्हें और तोड़ देते हैं, जैसे लगातार मैसेज भेजना, लगातार ऑनलाइन रहना, या फिर इनडायरेक्टली अटेंशन खींचने की कोशिश करना। ये सब तुम्हें और ज्यादा स्मॉल और वीक दिखाता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें पुश करता है कि किसी भी तरह से उससे रिएक्शन लो, लेकिन हर बार जब रिएक्शन नहीं मिलता तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और गिरता है और तुम खुद को और बर्बाद करते जाते हो। सेल्फ सैबोटाज का सबसे खतरनाक असर यह है कि तुम धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खोने लगते हो। तुम वो इंसान नहीं रहते जो तुम नेचुरली हो। तुम वो इंसान बन जाते हो जो सिर्फ उस सीन और उसके साइलेंस के इर्द गिर्द घूमता है। यानी तुम खुद ही अपने हाथों से अपनी वैल्यू गिराते हो और खुद को उस जगह पहुंचा देते हो जहां तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं रहता। जब तुम उसकी आखिरी सीन को बार बार चेक करते हो तो कुछ पल के लिए तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें एहसास होता है कि तुमने फिर वही किया है, तुम्हारे अंदर गिल्ट पैदा होता है। गिल्ट ये कि तुमने खुद से वादा किया था अब नहीं देखोगे, फिर भी देख लिया। गिल्ट ये कि तुम स्ट्रांग बनना चाहते थे पर फिर कमजोर पड़ गए। ये गिल्ट धीरे धीरे शेम में बदल जाता है। गिल्ट होता है कि तुमने कुछ गलत किया, शेम होता है कि तुम खुद ही गलत हो, और जब ये शेम तुम्हारे अंदर घर कर लेती है तो तुम खुद से नफरत करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम वर्थलेस हो और कोई तुम्हें सच में कभी वैल्यू नहीं देगा। सीन ऑब्सेशन यही शेम साइकिल एक्टिवेट करता है। हर बार तुम खुद को पकड़ते हो, हर बार खुद पर गुस्सा करते हो और हर बार फिर वही रिपीट करते हो। इस एंडलेस लूप में तुम्हारी सेल्फ इमेज टूटती चली जाती है। शेम का असर ये होता है कि तुम दूसरों से कटने लगते हो, सोशलाइजिंग से बचते हो, अपनी फीलिंग्स छुपाते हो,
क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर कोई जान गया कि तुम इतने ऑब्सेस्ड हो तो वो तुम्हें जज करेगा, और ये छुपाना तुम्हें और अकेला बना देता है। आयरनी ये है कि जितना तुम शेम फील करते हो उतना ही ज्यादा तुम उस सीन को चेक करने पर मजबूर होते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग वही टेम्परेरी रिलीफ चाहता है और तुम वापस उसी ट्रैप में फंस जाते हो। यानी गिल्ट और शेम मिलकर तुम्हें एक ऐसे डार्क साइकिल में फंसा देते हैं जहां तुम खुद को भी माफ नहीं कर पाते और आगे भी नहीं बढ़ पाते। जब तुम उसकी आखिरी सीन पर अटक जाते हो तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ साइलेंस को ऑब्जर्व नहीं करता बल्कि कंपेयर भी करने लगता है। तुम सोचते हो पहले वो कितनी जल्दी रिप्लाई करता था, अब क्यों डिले कर रहा है। पहले उसके मैसेजेस में एक्साइटमेंट था, अब क्यों कोल्ड है। पहले वो घंटों बात करता था, अब क्यों अवॉइड कर रहा है। ये कंपैरिजन तुम्हें अंदर से खा जाता है, क्योंकि हर बार तुम्हें लगता है कि तुमसे पहले तुम ज्यादा वैल्यूएबल थे। अब नहीं, कंपैरिजन तुम्हारे अंदर इन्फीरियोरिटी पैदा करता है। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ खो दिया है, तुम उतने इंटरेस्टिंग नहीं रहे जितने पहले थे। फिर ये कंपैरिजन दूसरे लोगों तक भी फैलता है। तुम नोटिस करते हो कि वो दूसरों के साथ एक्टिव है, दूसरों के पोस्ट्स लाइक कर रहा है, दूसरों को रिप्लाई दे रहा है, लेकिन तुम्हें इग्नोर कर रहा है। यही कंपैरिजन तुम्हारे अंदर जलन और दर्द दोनों पैदा करता है। कंपैरिजन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये तुम्हारी इंडिविजुअलिटी मार देता है। तुम खुद को दूसरों की नजर से देखना शुरू कर देते हो। तुम अपनी वैल्यू मेजर करते हो इस बात से कि वो दूसरों को कितना ध्यान दे रहा है और तुम्हें कितना इग्नोर कर रहा है। इससे तुम्हारे अंदर जेलसी आती है। तुम्हें लगता है कि शायद कोई और तुम्हारी जगह ले चुका है, और यही थॉट तुम्हें बार बार उस सीन को चेक करवाती है ताकि तुम कंफर्म कर सको कि तुम्हारी आशंका सही है या गलत। लेकिन हर बार तुम और ज्यादा टूट जाते हो। कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। जितना ज्यादा तुम करते हो उतना ही तुम अपनी खुशी और शांति खोते हो, और तुम उस इंसान की लाइफ में दूसरे लोगों से compete करने लगते हो जो तुम्हें पहले ही इग्नोर कर चुका है। यानी सीन ऑब्सेशन सिर्फ साइलेंस का जहर नहीं है, ये कंपैरिजन का जहर भी है। और कंपैरिजन हमेशा इंसान को अंदर से हॉलो कर देता है। जब तुम बार बार उसकी आखिरी सीन चेक करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम रोक नहीं पाते। ये कंट्रोल खोने की सबसे गहरी निशानी है। मनुष्य के लिए सबसे पेनफुल चीज यही होती है कि उसे लगे उसका कंट्रोल खत्म हो गया है, क्योंकि कंट्रोल ही वो इल्यूजन है जिससे हम खुद को स्टेबल मानते हैं। जब वो इल्यूजन टूटता है तो पैनिक और एंग्जाइटी पैदा होती है। तुम्हें लगता है तुम उसके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम उसके रिप्लाईज को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम उसके अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी वैल्यू उसके हाथ में है, तब तुम्हारा दिमाग और बेचैन हो जाता है। यही कारण है कि कंट्रोल खोने की फीलिंग तुम्हें बार बार उसी सीन को देखने पर मजबूर करती है, ताकि तुम कम से कम उस साइलेंस को एनालाइज करके अपने कंफ्यूजन पर थोड़ा कंट्रोल पा सको। लेकिन सच ये है कि हर बार देखने से तुम और ज्यादा पावरलेस महसूस करते हो। कंट्रोल खोने की ये कंडीशन इंसान को सबसे कमजोर बना देती है, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि वो पावरलेस है तो वो खुद को प्रूव करने के लिए गलत मूव्स करता है। एक्सेसिव टेक्सटिंग, बेगिंग, आर्ग्यूमेंट्स, ओवरथिंकिंग, स्टॉकिंग, और यही सब उसे और ज्यादा डिग्रेड कर देता है। तुम्हारा माइंड इस साइकिल को ऐसे बनाता है, पहले तुम्हें लगता है तुम उसे याद कर रहे हो, फिर तुम्हें लगता है तुम उसे खो रहे हो, फिर तुम्हें लगता है तुम खुद को खो रहे हो, और आखिरी में तुम्हें लगता है तुम किसी और के हाथों के पपेट बन गए हो। और भाई, दुनिया में सबसे बड़ा दर्द यही है कि इंसान को लगे कि वो किसी और के हाथों का खिलौना है। सीन ऑब्सेशन का सबसे खतरनाक असर यही है कि ये तुम्हें हेल्पलेस बना देता है, और हेल्पलेसनेस से बड़ी कोई पनिशमेंट नहीं। जब इंसान हेल्पलेस फील करता है तो उसके अंदर सबसे पहले उसकी ईगो चोट खाती है। ईगो हमेशा चाहती है कि लोग उसे इंपॉर्टेंस दें, लोग उसके बिना अधूरे हों। लेकिन जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है और तुम्हें बार बार उसी सीन तक सीमित कर देता है तो तुम्हारी ईगो बुरी तरह टूट जाती है। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों अलग हैं। ईगो बाहरी वैलिडेशन चाहती है, जबकि सेल्फ रिस्पेक्ट अंदर की ताकत पर टिकी होती है। जब तुम हर बार सीन चेक करते हो तो तुम्हारी ईगो चिल्लाती है कि क्यों उसने रिप्लाई नहीं किया। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट विस्पर करती है कि तुम ये डिजर्व नहीं करते, लेकिन तुम ईगो की आवाज ज्यादा सुनते हो। यही कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें अंदर से तोड़ता है। ईगो तुम्हें बार बार चेक करने भेजती है और सेल्फ रिस्पेक्ट हर बार गिल्ट के साथ लौटती है। ये एक बैटलफील्ड है जहां हर बार तुम्हारी ईगो जीतती है और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हारती है। लेकिन इस हार की कीमत बहुत बड़ी होती है। धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कमजोर होती जाती है, और जब सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने लगती है तो इंसान अपनी असली पहचान खोने लगता है। और यही सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रैप है। तुम्हें लगता है कि सीन ऑब्सेशन सिर्फ दूसरे इंसान से जुड़ा है, लेकिन असल में ये तुम्हारे खुद के कैरेक्टर से जुड़ा है। तुम खुद को बार बार छोटा करते हो, और यही तुम्हारे अंदर परमानेंट इंफीरियोरिटी क्रिएट करता है। ये कॉन्फ्लिक्ट इतना पेनफुल होता है कि इंसान खुद को समझ नहीं पाता कि वो प्यार कर रहा है या खुद का अपमान कर रहा है।
सीन चेक करने का एक्ट छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का ये वॉर तुम्हारे पूरे पर्सनैलिटी को डिफाइन कर देता है। हर इंसान की जिंदगी में उसकी आइडेंटिटी सबसे जरूरी चीज होती है। आइडेंटिटी मतलब तुम खुद को कैसे देखते हो, तुम अपने आप को किस नजर से डिफाइन करते हो। तुम्हारे अंदर की सेल्फ इमेज ही तुम्हारे कॉन्फिडेंस का असली आधार होती है। लेकिन जब तुम बार बार उसकी आखिरी सीन देखते हो तो तुम अपनी आइडेंटिटी को वीकन करना शुरू कर देते हो। तुम खुद को अनकॉन्शियसली एक नीडी इंसान मानने लगते हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सेल्फ इमेज को बार बार नेगेटिव सिग्नल भेजता है। सोचो, पहले तुम खुद को स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और केपेबल इंसान मानते थे, लेकिन जब तुम हर बार सीन देखने पर मजबूर होते हो तो तुम्हारी माइंड प्रोग्रामिंग बदल जाती है। तुम खुद से ये कहने लगते हो कि तुम उसके बिना अधूरे हो, और यही तुम्हारी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा डाउनफॉल है। आइडेंटिटी टूटने का असर ये होता है कि तुम दुनिया के सामने कमजोर दिखने लगते हो। तुम्हारे जेस्चर्स, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सब रिवील करने लगते हैं कि तुम अंदर से हॉलो हो चुके हो और तुम्हारी एनर्जी गिर जाती है। ये ऑब्सेशन सिर्फ रिलेशनशिप को नहीं तोड़ता, ये तुम्हें खुद से भी डिस्कनेक्ट कर देता है। तुम मिरर में खुद को देखते हो, लेकिन तुम्हें वही इंसान नहीं दिखता जो पहले हुआ करता था। तुम देखते हो एक ऐसा इंसान जो किसी और की अटेंशन पर डिपेंडेंट है। याद रखो, आइडेंटिटी लॉस सबसे पेनफुल होता है, क्योंकि जब तुम खुद की नजर में गिर जाते हो तब दुनिया की नजर में ऑटोमेटिकली गिर जाते हो। यही कारण है कि सीन ऑब्सेशन तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह हिला देता है। जब इंसान किसी चीज को बार बार रिपीट करता है तो उसका दिमाग उसे एक परमानेंट हैबिट बना लेता है। ये न्यूरोसाइंस का सिंपल प्रिंसिपल है, रेपिटिशन क्रिएट्स वायरिंग। इसीलिए जब तुम बार बार उसकी आखिरी सीन चेक करते हो तो तुम्हारा दिमाग इसे हैबिट बना देता है और धीरे धीरे तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो। डिपेंडेंसी का मतलब है तुम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। तुम्हारा मूड, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर सब उस सीन पर डिपेंड करने लगता है। तुम फ्री नहीं रहते, तुम कैप्टिव हो जाते हो। ये डिपेंडेंसी डेंजरस है, क्योंकि इसमें तुम अपनी इमोशनल पावर सरेंडर कर देते हो। तुम खुद को पावरलेस बना लेते हो और उस इंसान के छोटे से एक्शन या इग्नोरेंस के गुलाम बन जाते हो। इमोशनल डिपेंडेंसी तुम्हारी क्रिएटिविटी को किल कर देती है। तुम इंडिपेंडेंट सोच नहीं पाते। तुम हर काम में उस इंसान की शैडो ढूंढने लगते हो। तुम अपने पैशन, गोल्स, हॉबीज सब निगलेक्ट करने लगते हो। डिपेंडेंसी का एक और बड़ा नुकसान ये है कि ये तुम्हें एडिक्टिव बना देता है। जैसे ड्रग्स या अल्कोहल एडिक्शन, वैसे ही तुम्हें उसके अटेंशन की एडिक्शन लग जाती है, और एडिक्शन हमेशा इंसान को डिग्रेड करती है। धीरे धीरे ये डिपेंडेंसी तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट भूलने पर मजबूर कर देती है। तुम अपने स्टैंडर्ड्स गिरा देते हो। तुम ऐसी चीजें टॉलरेट करने लगते हो जो पहले कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे, और यही तुम्हारी डाउनफॉल की असली जड़ है। जब तुम बार बार उसकी आखिरी सीन देखते हो तो कुछ सेकंड के लिए तुम्हें रिलीफ मिलता है, पर उसके बाद गिल्ट शुरू होता है। तुम्हें लगता है तुमने फिर से वही मिस्टेक कर दी, तुमने खुद को कमजोर साबित कर दिया। ये गिल्ट धीरे धीरे रिग्रेट में बदल जाता है। तुम्हें याद आता है तुमने कितनी बार खुद से वादा किया था कि अब नहीं देखोगे, पर हर बार तुम टूट जाते हो, और यही रिग्रेट तुम्हें अंदर से हॉलो बना देता है। गिल्ट और रिग्रेट की ये साइकिल इतनी स्ट्रांग होती है कि तुम अपने दिमाग में खुद से लड़ते रहते हो। एक तरफ तुम्हारी चाहत होती है सीन चेक करने की, दूसरी तरफ तुम्हारी आवाज होती है कि ये गलत है, ये तुम्हें वीक बना रहा है। इस साइकिल का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये तुम्हें खुद से नफरत करवाने लगता है। तुम मिरर में देखते हो और सोचते हो कि तुम क्यों इतने कमजोर हो, क्यों तुम अपनी जिंदगी पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे। गिल्ट और रिग्रेट बार बार तुम्हें रिमाइंड करवाते हैं कि तुम्हारा हैप्पीनेस किसी और पर डिपेंड है, और जब ये रियलाइजेशन बार बार होती है तो तुम्हारी सेल्फ इमेज टूटने लगती है। तुम्हें लगता है तुम वर्थलेस हो, पावरलेस हो, और जब इंसान खुद को वर्थलेस फील करता है तो वो दूसरों के सामने और ज्यादा नीडी हो जाता है। यही वजह है कि तुम्हारा ऑब्सेशन और बढ़ता है और तुम उस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाते। जब गिल्ट और रिग्रेट लगातार रिपीट होते हैं तो इंसान खुद पर क्रोधित हो जाता है। ये क्रोध धीरे धीरे सेल्फ हेट में बदल जाता है। तुम खुद को ब्लेम करते हो, तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, तुम फ्लॉड हो। सेल्फ हेट डेंजरस है, क्योंकि ये तुम्हारी आइडेंटिटी को रीडिफाइन कर देता है। तुम खुद को उसी इंसान के नजरिए से जज करने लगते हो जिसने तुम्हें इग्नोर किया। तुम्हारा दिमाग कहता है कि तुम उसी वीकनेस के लायक हो जिसे वो एक्सप्लॉइट कर रहा था। इस सेल्फ हेट से तुम्हारी नेगेटिव आइडेंटिटी बनती है। तुम अपनी ताकत भूल जाते हो, तुम अपने अचीवमेंट्स को ओवरलुक कर देते हो और हर चीज में अपनी कमी ढूंढने लगते हो। नेगेटिव आइडेंटिटी का सबसे बड़ा असर ये होता है कि तुम अपने अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल देखना बंद कर देते हो। तुम खुद को केपेबल और वैल्यूएबल महसूस नहीं कर पाते, और यही फीलिंग तुम्हें और ज्यादा ऑब्सेसिव बना देती है। तुम्हारा दिमाग बार बार उसी सीन की तरफ खींचता है ताकि तुम्हारा सबकॉन्शियस खुद को वैलिडेट कर सके। यानी ऑब्सेशन सिर्फ अटेंशन के लिए नहीं है, ये तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद इनसिक्योरिटीज को एक्टिवेट करता है। और गिल्ट, रिग्रेट, सेल्फ हेट साइकिल तुम्हारी पूरी सेल्फ इमेज को डिस्टॉर्ट कर देता है। इस डिस्टॉर्शन के चलते तुम जो थे वो इंसान धीरे धीरे खत्म हो जाता है और तुम वही बन जाते हो
जो सिर्फ दूसरे की अप्रूवल पर डिपेंड करता है। इमोशनल रेजिलियंस मतलब मुश्किलों में भी खुद को स्टेबल रखना, प्रेशर और डिसअपॉइंटमेंट सहना और फिर भी आगे बढ़ना। लेकिन जब तुम उसकी आखिरी सीन पर बार बार अटक जाते हो तो तुम्हारा दिमाग इस रेजिलियंस को खोने लगता है। हर बार जब वो रिप्लाई नहीं करता और तुम देख लेते हो तो डिसअपॉइंटमेंट का इमोशनल ब्लो तुम्हें इंटरनली शेक कर देता है। जितना तुम इसे रोकने की कोशिश करते हो उतना ही तुम्हारा माइंड अलर्ट हो जाता है, तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होती है और तुम्हारा पेशेंस लेवल गिरता है। रेजिलियंस धीरे धीरे कोलैप्स होती है क्योंकि तुम अपने इमोशंस को एक्सटर्नल ट्रिगर्स पर डिपेंड कर रहे हो। जितना कंट्रोल तुम अपने लाइफ में रखते थे वही धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है। अब छोटी छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स तुम्हें इमोशनली अनस्टेबल बना देती है। सीन ऑब्सेशन तुम्हें ओवर सेंसिटिव बना देता है। हर छोटी चीज तुम्हें अंदर से अफेक्ट करती है। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा फोकस काम, पढ़ाई, हॉबीज, रिलेशनशिप्स कहीं भी नहीं रहता। दिमाग हमेशा उसी साइलेंस और अनसर्टेनिटी में खोया रहता है। ये इम्पैक्ट परमानेंट होता है अगर तुम हैबिट को कंट्रोल नहीं कर पाते। इमोशनल रेजिलियंस खत्म होने से तुम इम्पल्सिव रिएक्शंस देने लगते हो, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है और खुद को बार बार गिल्ट और रिग्रेट में फंसा पाते हो। यानी ये ऑब्सेशन तुम्हें सिर्फ इमोशनल डिस्टर्ब नहीं करता, ये तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ, तुम्हारी इनर आर्मर को भी धीरे धीरे डिसॉल्व कर देता है। जब तुम उसकी आखिरी सीन को बार बार देखते हो तो तुम्हारा दिमाग लगातार उस अनसर्टेनिटी और एंटिसिपेशन में फंसा रहता है। इस लगातार मेंटल स्ट्रेस के चलते तुम रैशनल डिसीजंस नहीं ले पाते। तुम नोटिस करोगे कि छोटी छोटी चॉइसेस, काम, दोस्तों के साथ, रिलेशनशिप्स, सब वही इंसान और उसकी रिएक्शंस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने लगती हैं। तुम लॉजिकल रीजनिंग की बजाय इमोशनल इम्पल्सेस पर एक्ट करने लगते हो। हर बार जब तुम इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम गलत फैसले लोगे। सीन ऑब्सेशन तुम्हारे जजमेंट को डिस्टॉर्ट कर देता है। तुम चीजों को रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, बस अपने फियर, गिल्ट और डिपेंडेंसी के लेंस से देखते हो। जैसे तुम ओवर एनालाइज करोगे, अगर उसने रिप्लाई किया होता तो क्या होता, या अगर उसने इग्नोर किया तो मेरी लाइफ रुइंड हो जाएगी। ये एनालिसिस पैरालिसिस की तरह काम करता है जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को कम करता है। और जब तुम लगातार इम्पल्सिव या ओवर एनालाइज्ड डिसीजंस लेते हो तो खुद पर भरोसा और गिरता है। तुम फील करते हो कि कोई भी डिसीजन तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकता। इस तरह ऑब्सेशन तुम्हें मेंटली वीक बनाता है और तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ रोक देता है। जब तुम उसकी आखिरी सीन पर बार बार अटक जाते हो तो तुम्हारा दिमाग और इमोशंस उसी पर सेंटर्ड हो जाते हैं। इसका डायरेक्ट असर तुम्हारी सोशल लाइफ पर पड़ता है। तुम फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग्स के साथ प्रेजेंट नहीं रहते। मन हमेशा उस इंसान की एक्टिविटी, ऑनलाइन प्रेजेंस और रिस्पॉन्सेज पर लगा रहता है। इस वजह से तुम कॉन्वर्सेशंस में डिस्ट्रैक्टेड और अनइंटरेस्टेड दिखते हो। लोग नोटिस करने लगते हैं कि तुम इमोशनली अनअवेलेबल हो और धीरे धीरे सोशल सर्कल श्रिंक होने लगता है। रिलेशनशिप्स में भी ये ऑब्सेशन टॉक्सिसिटी पैदा करता है। नए रिश्तों में तुम ओवर डिपेंडेंट, जेलस या क्लिंगी बन जाते हो। पुराने रिलेशनशिप्स में भी तुम्हारी सेल्फ वर्थ और ईगो बार बार चैलेंज होता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ते हैं। सीन ऑब्सेशन तुम्हें आइसोलेटेड बनाता है। तुम खुद को लोनली फील करने लगते हो, भले ही तुम्हारे आसपास लोग हों। ये आइसोलेशन और लोनलीनेस फिर ऑब्सेशन को और मजबूत करता है और एक विशियस साइकिल बन जाता है। यानी ये हैबिट सिर्फ इंटरनल मेंटल स्ट्रगल नहीं है, ये तुम्हारी रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स और सोशल प्रेजेंस को भी स्लोली डैमेज कर देता है। तो भाई, ये था पूरा साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन कि क्यों हम उसकी आखिरी सीन को बार बार देखते हैं और कैसे ये ऑब्सेशन हमारी जिंदगी को अंदर से खोखला कर देता है। इसने तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, इमोशनल रेजिलियंस, सोशल लाइफ, डिसीजन मेकिंग और इनर स्ट्रेंथ सब प्रभावित किया। आप समझ गए कि ये सिर्फ एक हार्मलेस हैबिट नहीं है, ये एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो हमें इमोशनली डिपेंडेंट, गिल्टी, अशेम्ड और पावरलेस बनाता है। लेकिन याद रखो, अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। जब तुम समझ जाओगे कि ये ऑब्सेशन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है तो तुम खुद पर कंट्रोल वापस ले सकते हो। अपने फोन और नोटिफिकेशन से बाउंड्री सेट करो। APNI एनर्जी, टाइम और अटेंशन को मीनिंगफुल कामों में इन्वेस्ट करो। मेडिटेशन, जर्नलिंग, फिजिकल एक्सरसाइज और सेल्फ रिफ्लेक्शन अडॉप्ट करो और स्लोली ये हैबिट ब्रेक करना पॉसिबल है। याद रखो भाई, अपनी वैल्यू किसी और के एक्शन से नहीं, अपनी चॉइसेस और एक्शन से डिफाइन होती है। सीन ऑब्सेशन को खत्म करना मतलब अपनी इनर पावर वापस लेना और अपनी आइडेंटिटी रिस्टोर करना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी इस ट्रैप में फंसे हो तो कमेंट में बताओ, हम डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशन भी देंगे। APNI लाइफ पर कंट्रोल वापस लेने का समय अब है।